everyone, welcome to GOIS. So in this lecture, we will be discussing part 2 of fundamental rights. हम आज fundamental rights का part 2 डिस्कस करेंगे. अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के बारे डिटेल्स में बता दिया था. अगर मैं छोटा सा रिकैप कर दूं आपके साथ, सो आर्टिकल 12 डेल्ट विद द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. तो आर्टिकल 12 ने स्टेट का डेफिनेशन हमें दिया था. आर्टिकल 13 ने हमसे ये बोला था कि भाई अगर बाय द वे देयर इज एनी लॉ, एनी अमेंडमेंट, एनी पॉलिसी और एनी लेजिस्लेशन that has been made by the parliament, and if in case these violate, abridge or contravene on your fundamental rights, you can go to the Supreme Court against it, and the Supreme Court will declare this law to be null and void. तो technically हम स्टेट के पावर से सिटीजन को बचाने के लिए हमें मिला था आर्टिकल 30. ग्रेट. उसके बाद अगर आप देखो आर्टिकल 14 से लेके हमारे पास आर्टिकल 18 है. And all these articles are talking about equality. They all talk about rights of equality that any individual has. अब इस क्षेत्र में हमने ऑलरेडी आर्टिकल 14 डिस्कस किया है, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16. अब चलिए हम थोड़ा आगे करते हैं, राइट? ऑलराइट. सो द फर्स्ट आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे वुड बी आर्टिकल 17. एंड आर्टिकल 17 डील्स विद व्हाट इज नोन एज अनटचेबिलिटी. आराम समझिएगा, जिसे हम बोलते हैं ना अछूतपन. मतलब किसी इंडिया में कोई भी इंडिविजुअल के खिलाफ हम अछूत का कोई भी एक्टिविटी हम उनके ऊपर नहीं लगा सकते. इट इज कंप्लीटली अबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी. ऑलराइट. अब आप याद करोगे मैंने आपको आर्टिकल 14 में बताया है, आर्टिकल 15 में भी बताया है, आर्टिकल 16 में भी बताया है दैट भाई इन सब में ना एक्सेप्शंस होते हैं. All of these have what is known as exceptions. जैसे कि आर्टिकल 14 में अगर आपको याद है प्रेसिडेंट को और गवर्नर को हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी देते हैं, राइट? उन्हें बहुत सारी चीज़ों से एक्सेम्पशन हो जाता है. आर्टिकल 15 अगर आप निकालो तो वहाँ पे हम औरतों के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्पेशल लॉज निकालते हैं. सिमिलरली आर्टिकल 16 में आप देखोगे कि हम बहुत लोगों को अच्छी तरीके से ट्रीट करें. शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज, इन सबको प्रॉपर तरीके से रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है. सो ये सारे क्या थे? दे वर एक्सेप्शंस. They were exceptions to the fundamental rights. लेकिन आर्टिकल 17 guys is the only fundamental right जिसमें आप देखते हो that there are no exception. कोई exception ही नहीं है इसमें. Now any form of untouchability cannot be practiced in India. अब मेरी बात को सुनना. नॉर्मली आप सोचो, आप जब मैंने बोला फंडामेंटल राइट्स, अगर आपको याद है इट कैन बी फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, है कि नहीं? हमने आर्टिकल 13 में क्या बोला है कि भाई अगर स्टेट जो है वो अगर एक इंडिविजुअल के खिलाफ या इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायलेट करता है, इंडिविजुअल क्या करेगा? वो इंडिविजुअल भाग के जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास. सुप्रीम कोर्ट को बोलेगा सर आपके पास है आर्टिकल 32. आर्टिकल 32 आपको देता है रिट जुरिडिक्शन और इस रिट्स को यूज करो और मेरा फंडामेंटल बचाओ. यस और नो? मगर समझ लीजिए अनटचेबिलिटी तो कभी स्टेट प्रैक्टिस नहीं करती है ना. इसे प्रैक्टिस कौन करता है? इसे एक दूसरा इंडिविजुअल करता है ना. इट इज एक्चुअली अनदर पर्सन और एन इंडिविजुअल जो किसी के भी खिलाफ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा. जैसे आप गांव में चले जाओ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम ऊंची जाति के हैं, हम नीचे जाति के हाथ से खाना नहीं खाएंगे. दैट इज अ फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी. यस. तो इस इंडिविजुअल के खिलाफ अगर मैं जाऊंगी, मैं सुप्रीम कोर्ट पे जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? मैं तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जाके बोल सकती सर ही इज डूइंग अनटचेबिलिटी. सुप्रीम कोर्ट बोलेगा भाई आर्टिकल 32 मुझे स्टेट के खिलाफ बोलेगा, आई कैन ओनली वर्क अगेंस्ट द गवर्नमेंट. तो आप भाग के जाओगे किसके पास? यू विल गो टू द पुलिस. आप जाके बोलेगे सर मेरे गांव में एक आदमी है वो बोलता है कि मैं अनटचेबल हूँ. तो पुलिस यहाँ पर आपको क्या बोलती है? पुलिस आपको बोले कि भाई देखो मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं पता, मुझे आर्टिकल 17 नहीं पता, आई डू नॉट नो आर्टिकल 17. अगर आप मुझे कुछ कराना चाहते हो, मुझे आपको कोई लॉ को दिखाना पड़ेगा. In short, the police will tell you to show them a normal statutory law. बोलेगी मुझे वो लॉ दिखाओ जो पार्लियामेंट ने पास किया है, जिस लॉ को यूज करते हुए राइट मैं उस इंडिविजुअल के घर जाऊं और मैं उसे जाकर अरेस्ट करूं. शो मी द लॉ, शो मी द प्रोसीडियर. मुझे तो प्रोसीडियर ही नहीं पता. इन
इसकी वजह से अगर आप अच्छे से एक चीज को नोटिस करो, इसकी वजह से अगर आप नोटिस करो, पार्लियामेंट ने दो इंपॉर्टेंट लॉज पास किए। एक्चुअली है बहुत सारे लॉज, मैं आपको दो लॉज के एग्जांपल दे रही हूँ। वन इज द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, right? And the second one is prevention of atrocities against scheduled caste and scheduled tribes act. अब इसके एग्जाम्पल से क्या आपको ऐसा मैं नहीं बोल सकती, कैन आई नॉट वेरी सेफली से दिस that Article 17 is a very clear example. Article 17 क्या है? It is an example of a constitutional article, right? It is a constitutional article that is useless without a statutory law. Yes, constitutional article which is useless. मतलब अगर मैं इसे लेकर जाऊंगी भी, पुलिस तो कुछ कर नहीं पाएगा ना, तो टेक्निकली ये तो यूजलेस हो गया। इसे वर्क अगर कराना है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बट पार्लियामेंट का एक लॉ है जो मेरे लिए हथियार बन सकता है और मेरे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, राइट? सो हमने आर्टिकल 17 में आपको क्या क्या याद करना है? नंबर 1, इट टॉक्स अबाउट अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इट इज एन एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट। मैंने क्या बोला? इट इज एन एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स। हम ये नहीं बोल, दिस इज द वन ऑफ द ओनली राइट्स जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, राइट? बाकी सारे हमारे आर्टिकल्स में एक्सेप्शंस है। अब हम अगर हमारे खिलाफ स्टेट कभी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आर्टिकल 32 लगाते हैं, अपने राइट्स को बचाते हैं। लेकिन अगर स्टेट जो है, लेकिन अगर बाय द वे ये हमारे खिलाफ किसी इंडिविजुअल ने किया, हम जाएंगे पुलिस के पास, पुलिस बोलेगी लॉ दिखाओ, एंड ऐसे दो लॉ जो है हमारे पास, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट एंड द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, राइट? अब इसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 18। ओके, बहुत सिंपल आर्टिकल है, आराम से समझिएगा। यस, देखो, हम अगर बोलते हैं आर्टिकल 14 के बारे में, आर्टिकल 15 के बारे में, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, इन सब में हम डिसएडवांटेज पॉपुलेशन को इक्वालिटी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। यस और नो? हम डिसएडवांटेज पॉपुलेशन को इक्वालिटी के बेसिस पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। बट बी आर अम्बेडकर साहब ने ना इसमें बहुत सारा सोच डाला, एंड बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला कि यार इक्वालिटी जो है ना, दैट इज टू साइडेड, है ना? एक होते हैं जो लाइन के इस तरफ होते हैं, प्लस के साइड पे होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं जो अंडर के साइड पे होते हैं। हमने 14, 15, 16, 17 जो निकाला है वो इन माइनस वाले लोगों के लिए है जो यहाँ पर आकर खड़ी हो जा रही है। लेकिन ये जो लोग पॉजिटिव में चल रहे हैं, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इनके, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो जरूरत से ज्यादा उन्हें फायदे दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब इन लोगों ने ये जो पॉजिटिविटी है ये उन्होंने अर्न नहीं किया है, ये उन्हें पैदा होते ही मिल जा रहा है। मतलब समझ लो, नवाब जो है, नवाब साहब है, नवाब साहब का बेटा नवाब बन जाता है, राजा का जो बेटा है वो राजा बन जाता है, जिसे राय बहादुर का टाइटल दिया जाता है उसका बेटा भी राय बहादुर कहा जाता है। भाई, मैं जिसे निजाम का टाइटल दे देता हूँ, ये उसका बेटा भी ले लेता है। So these titles were not earned. All these titles are what is known as dynastic titles. Yes or no? ये जो टाइटल्स है इन सबको मैं डायनेस्टिक टाइटल्स बोल रहा हूँ। और ये क्या कर रही है, एक सेक्शन ऑफ लोगों को आम जनता से आगे दिखा रही है, इवन इफ दे हैव नॉट अर्नड इट। दिस इज व्हाट वी विल नॉट अलाउ इन इंडिया। इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 18 को लगाया। आर्टिकल 18 लगाकर बोला कि भाई ऐसा टाइटल जो कि एक डायनेस्ट का टाइटल हो, मतलब ये दिखा रहा हो कि आप राजा महाराजा हो, इंडिया भाई एक इक्वालिटी बेस्ड कंट्री है, ये टाइप की टाइटल्स हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। सो ऑल दीज टाइटल्स हैव टू बी रिमूव। अब आप बोलेंगे मैडम एक बात बताइए, इन्हें रिमूव करने का प्रोसेस क्या है? हाउ कैन वी रिमूव दीज टाइटल्स? देखो कुछ ऐसा, देखो बाकी सारे जो चीजें अगर होती हैं इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, राइट? लेकिन अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 18 की, आर्टिकल 18 में आपको कोई तरह का पनिशमेंट नहीं होता, आपको सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस आ जाता है और आपको बोला जाता है हेंस फॉरवर्ड प्लीज यू डू नॉट यूज दीज टाइटल्स। सिंपल सी बात है, राइट? अच्छा, अब दिस इज 18 सब क्लॉज 1। ये क्या? 18 सब क्लॉज 1। ऑलराइट मैम, इसके बाद क्या था? देखो, अब समझ लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने मुझे कोई टाइटल नहीं दिया, ठीक है। मैं बड़ी दुखी हो गई हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं चली जाती हूँ एक फॉरेन कंट्री के गवर्नमेंट को बोलती हूँ सर इंडिया ने मुझे कोई टाइटल नहीं दिया है, यू डू समथिंग, यू गिव मी अ टाइटल।
तो हमारे फोर फादर्स ने कहा कि ये भी भाई अलाउ नहीं है। एज एन इंडियन सिटीजन ना मैं तुम्हें कोई बाहर का टाइटल नहीं लेने दूंगा। आई विल नॉट अलाउ यू टू टेक एनी टाइटल्स फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपको कोई टाइटल एक्सेप्ट भी करना है, इफ यू हैव टू एक्सेप्ट एनी टाइटल, यू विल हैव टू गेट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की रजामंदी के बिना आप कोई ऐसा टाइटल नहीं ले सकते। एंड नो फॉरेन टाइटल्स, डायनेस्टिक टाइटल्स विल बी गिवन टू यू। हाँ, मगर अगर आप डॉक्टर हो, समझ इफ यू आर अ डॉक्टर, है ना, आपने डॉक्टरेट किया हो, भाई आप प्रोफेसर साहब हो, यू हैव डन, आपने आपने पीएचडी किया हुआ है, भाई अगर यू आर अ पर्सन जो आर्मी में हो, आपको कर्नल का रैंक, आप कर्नल हो, ब्रिगेडियर हो, ये सारे जो रैंक्स है आपके, ऑल दीज आर द रैंक्स विच हैव बीन अर्न्ड बाय यू, ये आपने अपने मेरिट पे किया है। इसीलिए ये टाइटल्स मैं आपको करूंगा अलाउ। वी विल अलाउ यू द टाइटल्स दैट यू हैव अर्न्ड। इन शॉर्ट, वी विल नॉट अलाउ एनीथिंग दैट इज डायनेस्टिक इन नेचर। एनीथिंग जो आपके दादा परदादा के वजह से आपको मिलता जा रहा है, वो कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो हम आपको यहाँ पर अलाउ करेंगे। ऑलराइट, सो हमने आर्टिकल 18 भी डिस्कस कर लिया, आर्टिकल 17 भी डिस्कस कर लिया। चलिए हम आगे चलते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 19। गौर से सुनिएगा। आर्टिकल 19 के ना, देयर वर ओरिजिनली 7 पार्ट्स। व्हाट डिड आई टेल यू? देयर वर 7 पार्ट्स ऑफ आर्टिकल 19। मैडम क्या क्या पार्ट थे? ऐसे सुनो, आर्टिकल 19 ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। यस, ऑलराइट मैडम, इनमें से देयर वाज वन राइट। ओके, एक ऐसा राइट था। क्या, कौन सा राइट था वो? दिस राइट was article 19F. Madam, what was this 19F? ये जो 19F था guys, this was right to property and this was repealed by the 44th Constitutional Amendment Act of 1978. ये आप लोग नोट कर लो। Out of all the 7 parts of Article 19, एक freedom हमसे ले ली गई थी and that freedom was the right to property. अब आप बोलेंगे कि मैडम आर्टिकल 31 भी तो था। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये बोलते हैं, आर्टिकल 31 टॉक्स अबाउट कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हम जब आगे आर्टिकल 31 को और डिटेल में करेंगे, उसमें आपको समझ में अच्छे से आएगा व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। सो आर्टिकल 19F वाज रिपील्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ग्रेट मैम, इसके बाद चलिए आगे करते हैं। अब देखो, हमारे पास आता है आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए। ग्रेट, आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए क्या बोलता है? नंबर 1, इट सेज कि भाई हमारे पास फ्रीडम है ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ग्रेट मैडम, हम ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन करेंगे कैसे? तो हमें अच्छे से बोला गया कि भाई स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, हम आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रहे हैं। तो हम आपको क्या क्या ऑप्शंस दे रहे हैं? वी आर गिविंग यू द ऑप्शन ऑफ वर्ड्स। आप अपने वर्ड्स में हमें बताओ कि आपका स्पीच आप क्या बोलना चाहते हो। नंबर 2, यू कैन गिव इट टू अस इन राइटिंग। ठीक है, आप बोलना नहीं चाहते, लिख के देना चाहते हो, लिख के दो। यू कैन प्रिंट इट। यस, हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। ओके, आप पेंट करके दिखा सकते हो, आप इसे पेंट करके दिखा सकते हो, आप इसे लिथोग्राफी करके दिखा सकते हो। ठीक है, यू कैन डू एनी 5 ऑफ द अबव एंड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है and any other means। इस वर्ड को प्लीज याद रखिएगा। यस, तो हमें क्या बोला गया कि भाई आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए इज वर्ड्स, राइटिंग, प्रिंटिंग, पेंटिंग, लिथोग्राफी। ये तरीके से आप आराम से अपना सारा का सारा अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि मैडम एक बात बताइए, इंडिया में क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि डू वी हैव फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया? हमारे पास फ्रीडम ऑफ प्रेस है क्या? अरे है ना, लुक एट दिस, लुक एट दिस। मैंने क्या बोला? जस्ट सी दिस वेरी नाइसली, वेरी इजीली। हमने क्या बोला? यू हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ थ्रू प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का मतलब क्या है भाई? आप न्यूज़पेपर्स छाप सकते हो, यू कैन मेक योर ओन न्यूज़पेपर्स, यस और नो। तो इंडिया में हमने ये तो डायरेक्टली नहीं लिखा
कि न्यूज़पेपर्स को फ्रीडम है, बट हमने ये इनडायरेक्टली लिख दिया. सो द फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया इज नोन एज द इम्प्लिसिट फ्रीडम. मतलब लिखा हुआ नहीं, एक्सप्लिसिटली बोला हुआ नहीं है, बट ये समझ में आता है, बाकी के आर्टिकल से भी समझ में आता है कि हाँ भाई हमारे पास जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस है. ऑल राइट मैम. मैम इसके बाद बताइए, देखो हमने क्या बोला था कि सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो है ना, दे आर नॉट इन एनी वे अनलिमिटेड. दे आर व्हाट, they are subject to what is known as reasonable grounds of restriction. मैंने क्या बोला, they are subject to what is known as reasonable grounds of restriction. मैडम एक बात बताइए, आपने अभी implicit freedom of press के बारे बोला, यानी कि हमारे में लिखा हुआ है. मैम क्या ऐसा कोई जगह है जहां पे explicitly ये चीज लिखी हुई है ना, मतलब डायरेक्टली लिखा हुआ है कि जो हमारा प्रेस है उसको फुल फ्रीडम है? ऑफ कोर्स लिखा हुआ है. ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका में, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में उनके प्रेस को कंप्लीट फ्रीडम दिया हुआ है. ऑलराइट, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके मैडम, व्हाट इज दिस रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन? सुनना मेरी बात. आर्टिकल 19(1)(a, right, is the article which deals with freedom of speech and expression. आर्टिकल 19(1)(a के पास जो रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है वो मेंशन्ड है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में. कहाँ मेंशन्ड है? इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2. ऑल राइट, है ना, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में ये मेंशन्ड है. अब आप मुझे बताएंगे मैम ये होता क्या है? जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली. हाँ, आपको इन एक्सरसाइज ऑफ योर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन एंड बिलीफ, आपको अपने ओपिनियन, अपने एक्सप्रेशन में इनमें से कोई भी चीज नहीं करना चाहिए. these 7 grounds, these 6 grounds you should not be exploiting any. मैम ये क्या है? कोई भी ऐसा चीज जो इंडिया के सोवरेनिटी पे, इंडिया के सिक्योरिटी पे, इंडिया के यूनिटी पे, इंडिया के इंटेग्रिटी को अफेक्ट करेगा, वैसा कोई काम आप नहीं कर सकते. अगर आप कोई ऐसा स्पीच देंगे या ऐसा कोई एक्सप्रेशन करेंगे या ऐसा कोई पेपर छापेंगे जिसे हमें ये समझ में आए कि इंडिया में पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, यानी लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक पीस को आप हर्ट कर रहे हो, हम आपको वो करने, आपका 19A आपसे ले सकते हैं. अगर आप बाय द वे इनडिसेंट है, एकदम किसी के डिसेंसी पे उंगली उठा रहे हैं, या आप खुद न्यूडिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट, ये चीज हम अलाउ नहीं करेंगे. अगर आप जानबूझ के किसी के साथ मानहानि कर रहे हो, इफ यू आर ट्राइंग टू डिफेम एनीवन, मानहानि कर रहे हो, राइट, आपको पता है कि उसके खिलाफ ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला है फॉल्स है, फिर भी आप उसे प्रोपोगेट कर रहे हो इन द रॉन्ग मैनर, दैट इज नोन एज डिफेमेशन. अगर आप किसी के खिलाफ डिफेमेशन कर रहे हो, वी विल नॉट अलाउ यू, वी विल टेक अवे आर्टिकल 19(1)(a, राइट. अगर आप कभी भी किसी कोर्ट की बेइज्जती करते हो, यू आर नॉट सपोज टू डू एनी फॉर्म ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हो, वी विल होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल, राइट. और अगर आपने किसी को भी फोर्स किया, किसी इंडिविजुअल को, किसी पार्टी को या एनी बॉडी को इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस के लिए, वी विल नॉट अलाउ दिस. सो अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपको मिलेगा, और ये जो वर्ड है, दिस इज द वर्ड ओनली. सिर्फ इन ग्राउंड्स पे. मैडम इन ग्राउंड्स के बाहर अगर मैं कुछ करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स कर सकते हो. यू कैन प्रैक्टिस योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर 19(1)(a ऑन एनी अदर थिंग. अगर ये चीजें इफेक्ट नहीं हो रही हैं, आप आराम से जैसा चाहो जो चाहो वो कर सकते हो. ऑलराइट, अब चलिए हम लोग अच्छे से एक स्टोरी देखते हैं. देयर इज अ स्टोरी जो आपको याद करना होगा. आप लोगों को याद होगा कि इंडिया में 2010 में देयर वाज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, राइट. इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था. आप लोगों को ये पोर्शन तो याद होगा. यस, नॉर्मली भी आप लोग सुनते होंगे, ऑनलाइन जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि 2000 में देयर वाज एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पास्ड. यस, अब देखो एक्ट तो एक बार में बन जाता है, बट ये चीज याद करिएगा कि इंडिया में कोई भी एक्ट भी, अगर कोई भी इशू होता है ना, तो वो जो एक्ट होता है वो तब तक पता नहीं चलता है जब तक कोई बड़ा धमाका नहीं हो, राइट. अच्छा, नाउ यू रिमेंबर आर्टिकल 30. आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिवीजन ताकि आप सारे डॉट्स को कनेक्ट कर पाए. आर्टिकल 13 क्या बोलता है? आर्टिकल 13 बोलता है कि इफ देयर इज एनी लॉ, राइट, अगर कोई ऐसा लॉ है, ऐसा कोई पॉलिसी है, ऐसा कोई एक्शन है, ऐसा कोई अमेंडमेंट है जो किसी भी इंडिविजुअल का
फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करे, अब्रिज करे या कॉन्ट्रवीन करे, सच अ लॉ विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। यस और नो, है ना, ये वाला एक्सप्लिसिटली है। ऑलराइट, अब देखो मैं आपको एक वर्ड बताती हूँ, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस वर्ड एंड टेल मी व्हाट यू विल अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये वर्ड देती हूँ ब्यूटिफुल, ठीक है, मैंने आपको पहले भी ये एग्जाम्पल दिया है, आई जस्ट ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। देखो एक हमारे पास वर्ड आता है ब्यूटिफुल, राइट। अब मेरे कॉन्सेप्ट से एनी पर्सन हु इज फेयर, राइट, हु इज फेयर एंड टॉल इज ब्यूटिफुल। फॉर समवन, समझ लो किसी के लिए, समवन हु सेज आई लव डस्की पीपल, डस्की एंड टॉल, कोई मुझे बोलेगा आई लाइक समवन हु लुक्स लाइक माय मदर, यू नो माय मदर लुक्स ब्यूटीफुल, माय मदर लुक्स ब्यूटीफुल, यू नो ब्यूटीफुल इज द हार्ट, ऐसा भी डेफिनेशन हो सकता है। सो डू यू अंडरस्टैंड कि जब मैं इस टाइप का एक वर्ड यूज करती हूँ, दिस काइंड ऑफ अ वर्ड हैज डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल, यस, एंड इफ दिस वर्ड हैज डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल, वी कैन कॉल इट एम्बिगुअस, अ वर्ड विथ मल्टीपल मीनिंग्स और डुअल मीनिंग्स, है ना, एम्बिगुअस बोल सकते हैं। लॉ में मैंने आपको बोला है देयर कैन बी नो वर्ड दैट इज नॉट क्लियर। लॉ में एवरीथिंग हैज टू बी क्लियर, एकदम क्लियरली लिखा होना चाहिए। देयर कैन बी नो वर्ड विच इज आर्बिटरी एंड एम्बिगुअस। यस, आर्बिटरी मतलब अपने मन से यूज कर लिया कोई वर्ड, या एम्बिगुअस, ये दोनों चीज नहीं हो सकता है। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग। अब आप देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पे वापस आ जाइए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में देयर वाज अ सेक्शन 2000 में पास हुआ था, इसमें एक सेक्शन था सेक्शन 66A, ठीक है, सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। ये बोलता है कि अगर एनी इंडिविजुअल, इफ एनी इंडिविजुअल पोस्ट्स एनीथिंग ऑनलाइन, ठीक है, विच सीम्स टू बी इंसल्टिंग, ठीक है ना, विच सीम्स टू बी इंसल्टिंग and annoying to another individual can be arrested and this is punishable by law, and this is punishable by law। भाई अगर किसी भी इंडिविजुअल ने ऑनलाइन कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया जो किसी और इंडिविजुअल को इंसल्टिंग या अनोइंग लगता है, तो ऐसे इंडिविजुअल को हम पनिश भी कर सकते हैं और अरेस्ट भी कर सकते हैं, राइट। अब आप बोलेंगे मैडम डायरेक्टली लिखा हुआ है, बट एक बात बताइए, आप एक बार कपिल शर्मा शो में चले जाओ, कपिल शर्मा के बारे तो सबने सुना होगा, कपिल शर्मा शो में चले जाओ। अब कपिल शर्मा जी जो जो वर्ड्स बोलते हैं, किसी किसी को तो इसमें ये लगता होगा ना कि कपिल शर्मा इज इंसल्टिंग, किसी किसी को लगता होगा अरे अरे ही इज वेरी फनी, राइट। तो इन दैट वे मैं एक वर्ड इंसल्ट को मैं कैसे ले सकता हूँ, आई कैन सिंपली से दैट ये जो वर्ड है इंसल्टिंग एंड अनोइंग, किसी को एक बच्चे का रोना बड़ा प्यारा लगता है, किसी को एक बच्चे का रोने से बहुत गुस्सा आता है, राइट, कोई अनॉय हो जाता है, कोई खुश हो जाता है। So these words in itself are what is known as arbitrary and ambiguous, yes or no। और ये वर्ड जो है वो arbitrary है और ambiguous है। And if these two words are arbitrary and ambiguous, definitely इनके खिलाफ they will be impinging on a person's personal right। मतलब कोई भी इंडिविजुअल आकर बोलेगा कि भाई ये जो इंसल्ट है, इसने मेरा इंसल्ट कर दिया, इसे निकालो, इसने मुझे एक मजाक में गाली दे दी, इसे निकाल दो, you know these things can be done। So these things can be used against an individual and used against his fundamental rights। देखो exactly यही चीज हुई थी। क्या हुआ था सुनिए। इफ यू पीपल रिमेम्बर बाला साहब ठाकरे जी, बाला साहेब ठाकरे जी की 2012 में मृत्यु हो गई थी, ठीक है, बाला साहेब ठाकरे जी की 2012 में मृत्यु हो गई थी। अब इनकी जब मृत्यु हुई थी, नाउ इफ यू नो ही इज अ वेरी वेरी वेल नोन पॉलिटिशियन, मतलब कुछ लोगों के लिए भगवान भी माने जाते हैं। तो इनकी मृत्यु जब हुई थी, लोगों ने क्या किया था ना, बॉम्बे से एक प्रोसेशन निकाला था। अब आई डोंट नो इफ यू पीपल हैव बीन टू बॉम्बे, लेकिन अगर आप बॉम्बे जाओगे ना, पतली पतली सड़कें हैं और जो सड़कें बड़ी बड़ी भी हैं उसमें भी यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक जैम। मतलब समझ लीजिए अगर एक ठेला गाड़ी भी रास्ते में रुक जाए ना बॉम्बे में, तो यू नो मीलों तक ट्रैफिक जैम लग सकती है, इतनी गंभीर स्टेटस है वहां के रोड्स की। अब बाला ठाकरे साहब की जब प्रोसेशन निकली थी, उस वक्त में व्हाट हैड हैपेंड इज, बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारे लोग परेशान हुए, और इनमें से देयर वर टू गर्ल्स, यस, देयर वाज दिस लेडी जो आ रही थी रास्ते में। तो उन्होंने ना नॉर्मली अपने फेसबुक में लिख दिया कि यार बहुत जाम है, इतना जाम क्यों हो रहा है,
भाई इससे अच्छा तो प्रोसेशन को किसी और तरफ से ले जाते, या यू नो व्हाई आर दे डिस्टर्बिंग अस, व्हाई आर दे कीपिंग द शॉप्स क्लोज्ड, ऐसे करके नॉर्मल सा पोस्ट उन्होंने फेसबुक पे कर दिया था। और उनके एक पोस्ट पे उनकी एक अदर लेडी फ्रेंड ने लाइक कर दिया था। यस भाई, कुछ पता नहीं चला, तीन तीन दिनों के बाद इन दोनों लड़कियों को कर लिया गया अरेस्ट। इन्हें बोला गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत सेक्शन 66 ए के अंतर्गत आपने हमें इंसल्ट किया है, यू हैव इंसल्टेड द आरएसएस, यू हैव इंसल्टेड द शिवसेना, आप शिवसेना को पूरी तरीके से इंसल्ट कर रही हैं। एंड गाइस, इट वाज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि सेक्शन 66 ए का एम्बिग्विटी के बारे हमें पता चला था। एंड दिस थिंग गाइस was challenged in the Shreya Singhal versus the Union of India case. Shreya Singhal जी ने बोला था कि सर these two words are arbitrary and ambiguous. ये जो दोनों वर्ड्स हैं वो मेरे आर्टिकल 19(1)(a) को वायलेट कर रहे हैं, और सिंस ये मेरे आर्टिकल 19(1)(a) को वायलेट कर रहे हैं सर, यू नीड टू स्ट्राइक इट डाउन। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि भाई ये वर्ड्स एम्बिगुअस है, मेरे लिए एक डिफरेंट मीनिंग है इंसल्ट का, आपके लिए एक डिफरेंट मीनिंग है, this is not right। सुप्रीम कोर्ट ने बोला श्रेया सिंघल यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस वर्ड इज impinging upon your fundamental right आर्टिकल 19(1)(a। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी खुशी खुशी से बोला कि भाई आईटी एक्ट तो रहेगा, आईटी एक्ट ऑफ 2000 तो रहेगा, बट आई विल रिमूव सेक्शन 66A फ्रॉम इट। सेक्शन 66A ना एम्बिगुअस था, मैं इसे हटा देता हूं। दिस इज नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। व्हाट डिड आई से? दिस इज नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। मैडम व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, ठीक से बताइए ये डॉक्ट्राइन क्या है, नया चीज आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। हाँ समझ लो, राइट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट। इफ आई रिमूव द पार्ट ऑफ अ लॉ, इफ आई रिमूव पार्ट ऑफ अ लॉ, ठीक है, and the law still functions like before, and the law still functions like before, it is known as the doctrine of severability। भाई और एक तरीका बताऊं, समझ लो आपके दो किडनीज है, कोई एक किडनी काम करना बंद कर देता है, आप क्या करते हो, आप इस किडनी को निकाल कर बाहर फेंक देते हो, राइट, या आपको हार्म कर रहा है, आप इसे निकाल कर बाहर फेंक देते हो। एक किडनी पे भी तो आप जी सकते हो ना। दिस इज द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। नाउ डोंट टेक मी अदरवाइज, बट लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। एक और नाम ले लो, समझो नाम है एकता, ठीक है। एकता क्या आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे स्पेलिंग्स है, यस, EKKTA, राइट, या EKTTA, एकता, ऐसे भी स्पेलिंग्स आते हैं, राइट। तो एक एग्जांपल ले लो, मुझे किसी ने बोला कि भाई एकता को नाम सेम रखना है बट कुछ एक अल्फाबेट ड्रॉप कर दो। तो मैंने क्या किया, ये सेकंड वाले से मैंने एक के हटा दिया, हमने देखा यह फिर भी एकता ही लग रहा है। फिर आप बोलेंगे अच्छा ये वाले से एक टी हटा दो, अच्छा तब भी तो ये एकता लग रहा है। सो अपेरेंटली इफ यू अंडरस्टैंडिंग, लॉ सेम है, लॉ इज द सेम, बस एक एक्स्ट्रा अनवांटेड एलिमेंट को बाहर निकाल कर फेंक देना इज द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। और एक ले लो, अगर मैंने इसे ऐसे लिख दिया, एकता को मैंने टी यहां से काट दिया, अब ये क्या हो गया, इक्का, तो क्या ये सेम रहा? नहीं, अब ये सेम नहीं रहा, अब मुझे पर्टिकुलरली एक नया नाम लिखना पड़ेगा। सो अगर एक लॉ के इस एसेंशियल एसेंस को ही चेंज करना हो तो उस लॉ को कंप्लीटली चेंज किया जा सकता है, अदरवाइज उस लॉ को आप आराम से क्या कर सकते हो, यू हैव टू कंप्लीटली चेंज द लॉ। अगर एक पार्ट चेंज करते हो लेकिन लॉ वैसे ही रहता है, दैट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। ऑलराइट, ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे करते हैं। अ शॉर्ट पोर्शन विल कंप्लीट इन दिस वीडियो। ओके, लेट मी टेल यू समथिंग। आप लोगों को इंदिरा गांधी जी के बारे पता होगा, यस, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इंदिरा गांधी जी। अब देखिए, इंदिरा गांधी जी ना, उन्होंने इंटरनल इमरजेंसी ले आया था इंडिया में, राइट, और प्रेस के साथ उनका बहुत ही लव हेट रिलेशनशिप चलता था। यू नो, प्रेस के साथ, प्रेस कहीं ना कहीं उनके टैक्टिक्स से इम्प्रेस भी रहती थी कि भाई उन्होंने कितने स्मार्टली चीजों को किया है, और कहीं ना कहीं उनसे गुस्सा भी रहती थी, तो उनके बारे बहुत ही उल्टा सीधा भी लिखा जाता था। एंड शी वॉज ऑलवेज इन द न्यूज, हमेशा सुर्खियों पे रहती थी, आज इंदिरा जी ने ये कर दिया, कल इंदिरा जी ने ये कर दिया, इस तरह की से बहुत सारी न्यूज उनके बारे आते थे। तो प्रेस जो है उन्हें हमेशा हमेशा ऑल द टाइम उन्हें क्रिटिसाइज करती रहती थी। अब इस क्रिटिसिज्म की वजह से इंदिरा गांधी जी के ऑब्वियसली उनको वोट्स कम मिलते थे और वो बड़ी दुखी रहती थी प्रेस के साथ।
अब उन्हें पता था कि भाई आर्टिकल 19(1)(a) जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज गिविंग अस द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग। इसीलिए मैं प्रिंटिंग को तो हाथ नहीं लगा सकती, मैं न्यूज़पेपर प्रिंटिंग को तो बंद नहीं कर सकती। ऑलराइट, सेकेंड ऑप्शन मेरे पास क्या है? सेकेंड ऑप्शन इनके पास ये था कि भाई मैं एडिट कर लूं। फिर हमने बोला नहीं भाई, आर्टिकल 19(2) जो है, यस आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 जो है वो मुझे रोक देता है एडिटिंग करने से, राइट? इट इज गिविंग मी क्लॉजेस विच इज ओनली द ओनली ग्राउंड्स ऑन रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रेस, राइट? कि भाई पब्लिक ऑर्डर पब्लिक सेफ्टी जा रहा है तभी जाकर हम इसे हटाएंगे, सोवरेनिटी यूनिटी इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। अदरवाइज हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी का बेसिक एसेंसी तो है कि डिसेंट कर सकता है, आपका गवर्नमेंट का एक ओपिनियन हो सकता है और ऑपोजिशन का एक ओपिनियन हो सकता है। और भाई डेमोक्रेसी का तो पॉइंट ही ये है कि ऑपोजिशन जो है वो अपना डिसेंटिंग वोट सामने रखे, राइट? तो इसी के तहत इंदिरा गांधी जी बड़ी दुखी थी, राइट? नाउ लिसन, अब क्या हुआ था, अगर आपको याद है इंडिया ने बहुत सारे वॉर्स लड़े थे, राइट? 1962 में इंडो साइनो वॉर हुआ था, इन 1965 में फिर हमारा वॉर हुआ था, इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था। 1971 में अगर आपने देखा था तो उस टाइम इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ, राइट? 3 वॉर हमने बेसिकली 9 इयर्स के अंतर्गत इंडिया ने 3 वॉर लड़ लिए थे। अब आपको तो आराम से ये चीज पता है कि जब भी हम एक वॉर लड़ते हैं उसमें बहुत सारा पैसा लगता है, अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज गोज अवे, राइट? तो इंदिरा जी ने इस चीज को देखा। इंदिरा जी ने बोला कि माय डियर फेलो इंडियन सिटीजन्स, देखो हम तो ऑलरेडी गरीब थे, हम तो गरीब थे, आपको तो पता ही है, हम लोग इंडिपेंडेंस के टाइम से गरीब है, वी आर अ वेरी पुअर कंट्री। अब हमने 3 वॉर लड़ दिया है और ये तीनों वॉर लड़ने के बाद हम और भी गरीब हो गए, वी हैव बिकम ऑल द मोर पुअर। और इस पुअरेंस की वजह से हमारे पास जो फॉरेन करेंसी था, जो हमारा ये फॉरेक्स रिजर्व्स कहा जाता है ना, हमारा जो ये फॉरेन करेंसी था ये बहुत हद तक नीचे गिर चुका है। वी डू नॉट हैव एनी फॉरेन करेंसी, राइट? हमारे पास कोई फॉरेन करेंसी नहीं है और इसकी वजह से मैं है ना आपको इंक नहीं दे सकती, आई कैन नॉट बाई यू न्यूज प्रिंट। नाउ सिंस यू पीपल डोंट नो, उस वक्त में ना इंडिया में बहुत सारे कैपिटल इंडस्ट्रीज नहीं थे और इसकी वजह से इंडिया अपना न्यूज प्रिंट खुद नहीं बनाता था। तो न्यूज प्रिंट जो है वो यूएसए से आता था। इंडिया में जितना न्यूज प्रिंट आता था ना, यानी वो जो इंक होता है जिससे पेपर छपता है, दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंक, अगर आप नोटिस करो, और ये इंक उस वक्त यूएसए से आता था, राइट? एंड दैट वाज दिस इंक वाज नोन एज न्यूज प्रिंट और ये न्यूज प्रिंट यूएसए से आता था। तो इंदिरा गांधी जी ने बोला हम गरीब है, फॉरेन करेंसी नहीं है, फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं है, न्यूज प्रिंट जो है, मेरे पास न्यूज प्रिंट मंगाने का पैसा नहीं है, आई कैन नॉट गिव यू एनी इंक, मैं आपको कोई इंक नहीं दे सकती, और इफ आई कैन नॉट गिव यू एनी इंक, आप कहाँ से छापोगे? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट शी डिड? शी told the newspapers that as a country I do not have resources to give you ink, and अगर मैं आपको इंक नहीं दूंगी आप पेपर ही नहीं छापोगे। So do you understand how she took away the freedom of the press? Yes or no? She passed what is known as the Newsprint Regulation Policy of 1973, in which she said, as the government, I cannot give you any press. And guys, उस वक्त में तो हमारे पास ज़्यादा we did not have internet, right? तो the only way कि लोगों को इंडिया के अफेयर्स के बारे में पता चलता था was through the newspaper. And guys, ये चीज़ जो थी ये चैलेंज हुई थी इन द वेरी फेमस बेनेट कोलमैन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब आप बोलेंगे मैडम अब ये बेनेट कोलमैन साहब कौन है? गाइज आप लोगों ने टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम तो सुना ही होगा, ये पीपल मस्ट हैव हर्ड ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया छापने वाले यही हैं, राइट? सो इन द बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये लेजिस्लेशन को देखा एंड सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से एक चीज बोला। सुप्रीम कोर्ट सेड you cannot do indirectly, you cannot do indirectly what you are not allowed to do directly. सुप्रीम कोर्ट ने इसे नाम दे दिया डॉक्ट्राइन ऑफ कलरफुल लेजिस्लेशन का।
सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन इट द नेम ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कलरफुल लेजिस्लेशन, यानी कि ये एक ऐसा लॉ है जो देखने में तो लीगल लगता है बट रियलिटी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की चीथड़ियां उड़ा रहा है। एंड सच अ लॉ वाज द न्यू प्रिंट रेगुलेशन पॉलिसी ऑफ द ईयर 1973। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली श्रीमती इंदिरा गांधी जी को बोला कि मैडम आप ऐसा नहीं कर सकती, यू आर बार्ड टू touch the newspapers and you cannot stop them from printing. So this is the doctrine of colorful legislation. All right guys, अब एक फाइनल पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे और ये फाइनल पार्ट जो है वो हमसे बात करता है सेडिशन के बारे में। और आप आराम से समझना, यू नो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, आपको अच्छे से ये पार्ट समझ में आएगा। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आए। राइट, नाउ लिसन भाई, there is section 124A of the Indian Penal Code. मैंने क्या बोला? There is section 124A of the Indian Penal Code which talks about the law of sedition. किस चीज के बारे में बात करता है? It talks about the law of sedition. What is this law of sedition? Mark my words now. Anyone who does, right, or threatens any individual जो इंडिया को कर रहा है या इंडिया को थ्रेटन कर रहा है टू स्प्रेड डिसअफेक्शन, मैंने क्या बोला? टू स्प्रेड डिसअफेक्शन एंड हेट्रेड against the government, right, against the government will be charged with sedition, and this sedition is a punishable offense as per the IPC. I am repeating it for you. Anyone or any individual who does or threatens India by spreading disaffection or hatred against the government of India will be charged for sedition, and this sedition is a punishable offense. Right? तो भाई लॉ ऑफ सेडिशन से आपको तो ये अच्छे से समझ में आ रहा है ना? समझ लो, मैंने अपना मुंह खोलकर बोल दिया दैट आई हेट द गवर्नमेंट, वो भी तो एक तरह का सेडिशन होगा ना। बट गाइस, मैंने थोड़े देर पहले आपको बताया है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के बारे, और आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 क्या बोलता है कि भाई रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन जो है दे आर ओनली मेंशन्ड इन मी। गाइस, डोंट यू थिंक देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट अगेन? भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कॉन्फ्लिक्ट है, यस, कि भाई आईपीसी भी है, आईपीसी का 124 सेडिशन दे रहा है जो हमारे 19(1)(a) को रोकेगा, मगर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 बोल रहा है कि जो रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है फंडामेंटल राइट के खिलाफ वो सिर्फ मेरे में मेंशन्ड है। तो गाइस एक बात बताओ, हाउ इज दिस राइट, है ना? ये एक क्वेश्चन होता है। चलो इसका जवाब मैं थोड़ी देर बाद आपको दूंगी। लेट मी एक्सप्लेन टू यू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेडिशन वंस मोर। नॉर्मली समझो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आंसर मी दिस क्वेश्चन, डू यू लाइक द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट? ठीक है, आप लोगों में से जिन्होंने नो सोचा है अपने मन में, नो या बिग नो, भाई आपने तो कर दिया सेडिशन। अगर आपने ये जोर से बोल दिया आपने कर दिया सेडिशन, अब आप जाओ जेल, बिकॉज सेक्शन 124 के तहत आपने गवर्नमेंट के खिलाफ बोला है, एंड गवर्नमेंट जो है आपको जेल में बंद कर सकती है सिंस इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। डू यू अंडरस्टैंड? सो नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैडम ये तो नंबर 1 रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन में आता ही नहीं है, तो मैंने क्या गलत कर दिया? मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनली सही हूँ। ऑफ कोर्स आप सही हो। मैडम एक बात बताइए, मैं रहता हूँ एक डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी का तो यही मतलब है ना कि मैं जो चाहूँ वो बोल सकता हूँ अनलेस वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से नहीं रुके हुए हो, और डेमोक्रेसी का तो बेसिक इंस्टिंक्ट होता है डिसेंट मैडम। तो क्या मैं गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता? देखो सेक्शन 124 जो है गाइस, नॉर्मली सुनना और समझना, सेक्शन 124 जो है, ठीक है, दिस वाज मेड बाय द इंडियन पीनल कोड, राइट? और इंडियन पीनल कोड जो बना था दिस वाज मेड इन द ईयर 1861, और अगर आपको बाय ब्रिटिश इंडिया, और अगर आपको याद है ब्रिटिश इंडिया जो है दिस लॉ वाज टेक्निकली मेड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, है ना? 1857 के बाद बना था, और ये डेमोक्रेसी के बारे तो बात ही नहीं कर रहा है। ये तो उस वक्त भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था ताकि जितने भी इंडियंस है जो विद्रोह कर रहे हैं
उनको वो पकड़ सके। एग्जाम्पल ले लो महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी को पूछा गया था कि महात्मा गांधी जी आप सेडिशन कर रहे हो, तो उन्होंने बोला मैं क्या करूं, आप तो मुझसे वोट नहीं कराओगे, आप तो मेरी बात नहीं सुनोगे, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। जब ब्रिटिश गए बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ, उन्होंने बोला हाँ मैं तो करता हूँ सेडिशन, मैं तो बिंदास करता हूँ। और इस सेडिशन के ग्राउंड्स में बहुत बार ऐसे मेजर लीडर्स को अरेस्ट किया गया था। तो आप बोलोगे मैडम एक बात बताइए, तो अब तक इस लॉ को इंडिया में आपने कभी क्यों नहीं रिपील किया? देखो इंडिया में अगर आपको पता है हम आसपास से बहुत सारे एंग्री नेबर्स से घिरे हुए, राइट? वी हैव एंग्री नेबर्स लाइक पाकिस्तान, वी हैव एंग्री नेबर्स लाइक चाइना। और आपको अगर पता है इंडिया में ये लोग बहुत बार देयर आर मेनी एंटी नेशनल एलिमेंट्स, यस और नो? इंडिया में बहुत सारे एंटी नेशनल एलिमेंट्स है, और ये जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है वो कहीं ना कहीं हमारा इंडिया का ट्रैंक्विलिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए हमने अब तक सेक्शन 124A को रखाया हुआ है, ताकि इस 124A को यूज करके हम इन एंटी नेशनल एलिमेंट्स को कंट्रोल कर पाए। तो मैडम इसका सिग्निफिकेंस क्या है? Guys, this is nothing but this is only a political weapon. मैंने क्या बोला? This is nothing but a political weapon. Alright? Okay. So आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है? We have discussed Article 17. We have discussed Article 18. I have discussed with you Article 19, 1A, Article 19, 2. And we have discussed many extra information regarding doctrine of severability. We have discussed doctrine of colorful legislation. हमने Bennett Coleman केस किया है, हमने sedition के बारे में डिस्कस किया है. So I hope you people enjoyed the video. In case आप लोगों को कोई भी डाउट है इस वीडियो पे, please feel free to contact us. There will be a few more parts क्योंकि fundamental rights जो है that is a very major portion. Thank you for watching the video, guys. Have a wonderful day ahead. Bye bye. Hello everyone, welcome to GeoIS. So in this lecture, we will be discussing part 2 of fundamental rights. हम आज fundamental rights का part 2 डिस्कस करेंगे। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के बारे डिटेल्स में बता दिया था। अगर मैं छोटा सा रिकैप कर दूं आपके साथ, सो आर्टिकल 12 dealt with the definition of a state. तो आर्टिकल 12 ने स्टेट का डेफिनेशन हमें दिया था। आर्टिकल 13 ने हमसे ये बोला था कि भाई अगर बाय द वे देयर इज एनी लॉ, एनी अमेंडमेंट, एनी पॉलिसी और एनी लेजिस्लेशन that has been made by the parliament, and if in case these violate, abridge or contravene on your fundamental rights, you can go to the Supreme Court against it, and the Supreme Court will declare this law to be null and void. तो टेक्निकली हम स्टेट के पावर से सिटीजन को बचाने के लिए हमें मिला था आर्टिकल 30। ग्रेट। उसके बाद अगर आप देखो आर्टिकल 14 से लेके हमारे पास आर्टिकल 18 है, and all these articles are talking about equality. They all talk about rights of equality that any individual has. अब इस क्षेत्र में हमने ऑलरेडी आर्टिकल 14 डिस्कस किया है, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। अब चलिए हम थोड़ा आगे करते हैं, राइट? ऑलराइट, सो द फर्स्ट आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे वुड बी आर्टिकल 17, एंड आर्टिकल 17 डील्स विद व्हाट इज नोन एज अनटचेबिलिटी। आराम समझिएगा, जिसे हम बोलते हैं ना अछूतपन, मतलब किसी इंडिया में कोई भी इंडिविजुअल के खिलाफ हम अछूत का कोई भी एक्टिविटी हम उनके ऊपर नहीं लगा सकते। इट इज कंप्लीटली अबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी। ऑलराइट, अब आप याद करोगे मैंने आपको आर्टिकल 14 में बताया है, आर्टिकल 15 में भी बताया है, आर्टिकल 16 में भी बताया है दैट भाई इन सब में ना एक्सेप्शंस होते हैं। All of these have what is known as exceptions. जैसे कि आर्टिकल 14 में अगर आपको याद है प्रेसिडेंट को और गवर्नर को हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी देते हैं, राइट? उन्हें बहुत सारी चीज़ों से एक्सेम्पशन हो जाता है।
आर्टिकल 15 अगर आप निकालो तो वहाँ पे हम औरतों के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्पेशल लॉज निकालते हैं। सिमिलरली आर्टिकल 16 में आप देखोगे कि हम बहुत लोगों को अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज, इन सबको प्रॉपर तरीके से रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है। सो ये सारे क्या थे? दे वर exceptions to the fundamental rights. लेकिन आर्टिकल 17 guys is the only fundamental right जिसमें आप देखते हो that there are no exception, कोई exception ही नहीं है इसमें। Now any form of untouchability cannot be practiced in India. अब मेरी बात को सुनना। नॉर्मली आप सोचो, आप जब मैंने बोला फंडामेंटल राइट्स, अगर आपको याद है, इट कैन बी, फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, है कि नहीं? हमने आर्टिकल 13 में क्या बोला है कि भाई अगर स्टेट जो है वो अगर एक इंडिविजुअल के खिलाफ या इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायलेट करता है, इंडिविजुअल क्या करेगा? वो इंडिविजुअल भाग के जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट को बोलेगा सर आपके पास है आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 आपको देता है रिट जुरिडिक्शन और इस रिट्स को यूज करो और मेरा फंडामेंटल बचाओ, यस और नो। मगर समझ लीजिए अनटचेबिलिटी तो कभी स्टेट प्रैक्टिस नहीं करती है ना, इसे प्रैक्टिस कौन करता है? इसे एक दूसरा इंडिविजुअल करता है ना? इट इज एक्चुअली अनदर पर्सन और एन इंडिविजुअल जो किसी के भी खिलाफ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा। जैसे आप गांव में चले जाओ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम ऊंची जाति के हैं, हम नीचे जाति के हाथ से खाना नहीं खाएंगे, दैट इज अ फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी। यस, तो इस इंडिविजुअल के खिलाफ अगर मैं जाऊंगी, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? मैं तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाके बोल सकती सर ही इज डूइंग अनटचेबिलिटी। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा भाई आर्टिकल 32 मुझे स्टेट के खिलाफ बोलेगा, आई कैन ओनली वर्क अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो आप भाग के जाओगे किसके पास? यू विल गो टू द पुलिस। आप जाके बोलेगे सर मेरे गांव में एक आदमी है वो बोलता है कि मैं अनटचेबल हूँ। तो पुलिस यहाँ पर आपको क्या बोलती है? पुलिस आपको बोलेगी भाई देखो मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं पता, मुझे आर्टिकल 17 नहीं पता, आई डू नॉट नो आर्टिकल 17। अगर आप मुझे कुछ कराना चाहते हो, मुझे आपको कोई लॉ को दिखाना पड़ेगा। इन शॉर्ट द पुलिस विल टेल यू टू शो देम अ नॉर्मल स्टैट्यूटरी लॉ। बोलेगी मुझे वो लॉ दिखाओ जो पार्लियामेंट ने पास किया है, जिस लॉ को यूज करते हुए राइट मैं उस इंडिविजुअल के घर जाऊं और मैं उसे जाकर अरेस्ट करूं। शो मी द लॉ, शो मी द प्रोसीडियर, मुझे तो प्रोसीडियर ही नहीं पता। इसकी वजह से अगर आप अच्छे से एक चीज को नोटिस करो, इसकी वजह से अगर आप नोटिस करो, पार्लियामेंट ने 2 इंपॉर्टेंट लॉज पास किए। एक्चुअली है बहुत सारे लॉज, मैं आपको 2 लॉज के एग्जांपल दे रही हूँ। वन इज द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, राइट, एंड द सेकंड वन इज प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट। अब इसके एग्जांपल से क्या आपको ऐसा मैं नहीं बोल सकती? कैन आई नॉट वेरी सेफली से दिस that article 17 is a very clear example? Article 17 क्या है? It is an example of a constitutional article, right? It is a constitutional article that is useless without a statutory law. Yes, constitutional article which is useless. मतलब अगर मैं इसे लेकर जाऊंगी भी, पुलिस तो कुछ कर नहीं पाएगा ना, तो टेक्निकली ये तो यूजलेस हो गया। इसे वर्क अगर कराना है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बट पार्लियामेंट का एक लॉ है जो मेरे लिए हथियार बन सकता है और मेरे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, राइट? सो हमने आर्टिकल 17 में आपको क्या क्या याद करना है? नंबर 1, इट टॉक्स अबाउट अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इट इज एन एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट। मैंने क्या बोला? इट इज एन एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स। हम ये नहीं बोल, दिस इज द वन ऑफ द ओनली राइट्स जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, राइट? बाकी सारे हमारे आर्टिकल्स में एक्सेप्शंस है। अब हम अगर हमारे खिलाफ स्टेट कभी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आर्टिकल 32 लगाते हैं, अपने राइट्स को बचाते हैं। लेकिन अगर स्टेट जो है, लेकिन अगर बाय द वे ये हमारे खिलाफ किसी इंडिविजुअल ने किया, हम जाएंगे पुलिस के पास, पुलिस बोलेगी लॉ दिखाओ, एंड ऐसे 2 लॉ जो है हमारे पास, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट एंड द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, राइट? अब इसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 18। ओके, बहुत सिंपल आर्टिकल है, आराम से समझिएगा। यस, देखो हम अगर बोलते हैं आर्टिकल 14 के बारे में, आर्टिकल 15 के बारे में, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, इन सब में हम डिसएडवांटेज पॉपुलेशन को इक्वालिटी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। यस और नो? हम डिसएडवांटेज पॉपुलेशन को
इक्वालिटी के बेसिस पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। बट बी आर अम्बेडकर साहब ने ना इस पे बहुत सारा सोच डाला एंड बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला कि यार इक्वालिटी जो है ना दैट इज टू साइडेड, है ना। एक होते हैं जो लाइन के इस तरफ होते हैं, प्लस के साइड पे होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं जो अंडर के साइड पे होते हैं। हमने 14, 15, 16, 17 जो निकाला है वो इन माइनस वाले लोगों के लिए है जो यहाँ पर आकर खड़ी हो जा रही है। लेकिन ये जो लोग पॉजिटिव में चल रहे हैं इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इनके ये कुछ ऐसे लोग हैं जो जरूरत से ज्यादा उन्हें फायदे दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब इन लोगों ने ये जो पॉजिटिविटी है ये उन्होंने अर्न नहीं किया है, ये उन्हें पैदा होते ही मिल जा रहा है। मतलब समझ लो नवाब जो है, नवाब साहब है, नवाब साहब का बेटा नवाब बन जाता है, राजा का जो बेटा है वो राजा बन जाता है, जिसे राय बहादुर का टाइटल दिया जाता है उसका बेटा भी राय बहादुर कहा जाता है। भाई मैं जिसे निजाम का टाइटल दे देता हूँ ये उसका बेटा भी ले लेता है। So these titles were not earned. All these titles are what is known as dynastic titles. Yes or no? ये जो टाइटल्स हैं इन सबको मैं डायनेस्टिक टाइटल्स बोल रहा हूँ। और ये क्या कर रही है, एक सेक्शन ऑफ लोगों को आम जनता से आगे दिखा रही है, इवन इफ दे हैव नॉट अर्नड इट। दिस इज व्हाट वी विल नॉट अलाउ इन इंडिया। इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 18 को लगाया। आर्टिकल 18 लगाकर बोला कि भाई ऐसा टाइटल जो कि एक डायनास्ट का टाइटल हो, मतलब ये दिखा रहा हो कि आप राजा महाराजा हो, इंडिया भाई एक इक्वालिटी बेस्ड कंट्री है, ये टाइप की टाइटल्स हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। सो ऑल दीज टाइटल्स हैव टू बी रिमूव्ड। अब आप बोलेंगे मैडम एक बात बताइए, इन्हें रिमूव करने का प्रोसेस क्या है, हाउ कैन वी रिमूव दीज टाइटल्स? देखो कुछ ऐसा, देखो बाकी सारे जो चीजें अगर होती हैं इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, राइट। लेकिन अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 18 की, आर्टिकल 18 में आपको कोई तरह का पनिशमेंट नहीं होता, आपको सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस आ जाता है और आपको बोला जाता है हेंस फॉरवर्ड प्लीज यू डू नॉट यूज दीज टाइटल्स। सिंपल सी बात है, राइट। अच्छा, अब दिस इज 18 सब क्लॉज 1, ये क्या 18 सब क्लॉज 1, ऑल राइट मैम। इसके बाद क्या था, देखो अब समझ लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने मुझे कोई टाइटल नहीं दिया, ठीक है, मैं बड़ी दुखी हो गई हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं चली जाती हूँ एक फॉरेन कंट्री के गवर्नमेंट को बोलती हूँ सर इंडिया ने मुझे कोई टाइटल नहीं दिया है, यू डू समथिंग, यू गिव मी अ टाइटल। तो हमारे फोर फादर्स ने कहा कि ये भी भाई अलाउ नहीं है, एज एन इंडियन सिटीजन ना मैं तुम्हें कोई बाहर का टाइटल नहीं लेने दूंगा, आई विल नॉट अलाउ यू टू टेक एनी टाइटल्स फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपको कोई टाइटल एक्सेप्ट भी करना है, इफ यू हैव टू एक्सेप्ट एनी टाइटल यू विल हैव टू गेट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की रजामंदी के बिना आप कोई ऐसा टाइटल नहीं ले सकते, एंड नो फॉरेन टाइटल्स, डायनेस्टिक टाइटल्स विल बी गिवन टू यू। हाँ, मगर अगर आप डॉक्टर हो, समझ इफ यू आर अ डॉक्टर, है ना, आपने डॉक्टरेट किया हो, भाई आप प्रोफेसर साहब हो, यू हैव डन, आपने आपने पीएचडी किया हुआ है, भाई अगर यू आर अ पर्सन जो आर्मी में हो, आपको कर्नल का रैंक, आप कर्नल हो, ब्रिगेडियर हो, ये सारे जो रैंक्स है आपके, ऑल दीज आर द रैंक्स विच हैव बीन अर्न्ड बाय यू, ये आपने अपने मेरिट पे किया है, इसीलिए ये टाइटल्स मैं आपको करूंगा अलाउ। वी विल अलाउ यू द टाइटल्स दैट यू हैव अर्न्ड। इन शॉर्ट वी विल नॉट अलाउ एनीथिंग दैट इज डायनेस्टिक इन नेचर। एनीथिंग जो आपके दादा परदादा की वजह से आपको मिलता जा रहा है वो कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो हम आपको यहाँ पर अलाउ करेंगे। ऑलराइट, सो हमने आर्टिकल 18 भी डिस्कस कर लिया, आर्टिकल 17 भी डिस्कस कर लिया। चलिए हम आगे चलते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 19। गौर से सुनिएगा, आर्टिकल 19 के ना देयर वर ओरिजिनली 7 पार्ट्स। व्हाट डिड आई टेल यू, देयर वर 7 पार्ट्स ऑफ आर्टिकल 19। मैडम क्या क्या पार्ट थे, ऐसे सुनो, आर्टिकल 19 ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। यस, ऑलराइट मैडम, इनमें से देयर वाज वन राइट। ओके, एक ऐसा राइट था, क्या कौन सा राइट था वो, दिस राइट was article 19F। मैडम व्हाट वाज दिस 19F? ये जो 19F था गाइस, दिस वाज राइट टू प्रॉपर्टी and this was repealed by the 44th Constitutional Amendment Act of 1978। ये आप लोग नोट कर लो, आउट ऑफ all the 7 parts of Article 19 एक फ्रीडम हमसे ले ली गई थी, and that freedom was the right to property। अब आप बोलेंगे
कि मैडम आर्टिकल 31 भी तो था, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये बोलते हैं आर्टिकल 31 टॉक्स अबाउट कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हम जब आगे आर्टिकल 31 को और डिटेल में करेंगे उसमें आपको समझ में अच्छे से आएगा व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। सो आर्टिकल 19F वाज रिपील्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ग्रेट मैम। इसके बाद चलिए आगे करते हैं। अब देखो हमारे पास आता है आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए। ग्रेट। आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए क्या बोलता है? नंबर 1 इट सेज कि भाई हमारे पास फ्रीडम है ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ग्रेट मैडम, हम ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन करेंगे कैसे? तो हमें अच्छे से बोला गया कि भाई स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है हम आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रहे हैं। तो हम आपको क्या क्या ऑप्शंस दे रहे हैं? वी आर गिविंग यू द ऑप्शन ऑफ वर्ड्स। आप अपने वर्ड्स में हमें बताओ कि आपका स्पीच आप क्या बोलना चाहते हो। नंबर 2 यू कैन गिव इट टू अस इन राइटिंग। ठीक है, आप बोलना नहीं चाहते, लिख के देना चाहते हो, लिख के दो। यू कैन प्रिंट इट। यस, हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। ओके, आप पेंट करके दिखा सकते हो, आप इसे पेंट करके दिखा सकते हो, आप इसे लिथोग्राफी करके दिखा सकते हो। ठीक है, यू कैन डू एनी 5 ऑफ द अबव एंड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है एंड एनी अदर मीन्स। इस वर्ड को प्लीज याद रखिएगा। यस, तो हमें क्या बोला गया कि भाई आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए इज वर्ड्स, राइटिंग, प्रिंटिंग, पेंटिंग, लिथोग्राफी। ये तरीके से आप आराम से अपना सारा का सारा अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि मैडम एक बात बताइए, इंडिया में क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि डू वी हैव फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया? हमारे पास फ्रीडम ऑफ प्रेस है क्या? अरे है ना, लुक एट दिस, लुक एट दिस। मैंने क्या बोला? जस्ट सी दिस वेरी नाइसली, वेरी इजीली। हमने क्या बोला? यू हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ थ्रू प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का मतलब क्या है भाई? आप न्यूज़पेपर्स छाप सकते हो, यू कैन मेक योर ओन न्यूज़पेपर्स, यस और नो। तो इंडिया में हमने ये तो डायरेक्टली नहीं लिखा कि न्यूज़पेपर्स को फ्रीडम है, बट हमने ये इनडायरेक्टली लिख दिया। सो द फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया इज नोन एज द इम्प्लिसिट फ्रीडम। मतलब लिखा हुआ नहीं, एक्सप्लिसिटली बोला हुआ नहीं है, बट ये समझ में आता है, बाकी के आर्टिकल से भी समझ में आता है कि हाँ भाई हमारे पास जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस है। ऑल राइट मैम। मैम इसके बाद बताइए, देखो हमने क्या बोला था कि सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो है ना, दे आर नॉट इन एनी वे अनलिमिटेड, दे आर व्हाट, they are subject to what is known as reasonable grounds of restriction। मैंने क्या बोला? they are subject to what is known as reasonable grounds of restriction। मैडम एक बात बताइए, आपने अभी implicit freedom of press के बारे बोला, यानी कि हमारे में लिखा हुआ है। मैम क्या ऐसा कोई जगह है जहाँ पे explicitly ये चीज लिखी हुई है ना? मतलब डायरेक्टली लिखा हुआ है कि जो हमारा प्रेस है उसको फुल फ्रीडम है। ऑफ कोर्स लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका में, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में उनके प्रेस को कंप्लीट फ्रीडम दिया हुआ है। ऑलराइट, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके मैडम, व्हाट इज दिस रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन? सुनना मेरी बात। आर्टिकल 19(1)(a, राइट, is the article which deals with freedom of speech and expression। आर्टिकल 19(1)(a के पास जो रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है वो मेंशन्ड है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में। कहाँ मेंशन्ड है? इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2। ऑल राइट, है ना, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में ये मेंशन्ड है। अब आप मुझे बताएंगे मैम ये होता क्या है? जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हाँ, आपको इन एक्सरसाइज ऑफ योर एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन एंड बिलीफ, आपको अपने ओपिनियन, अपने एक्सप्रेशन में इनमें से कोई भी चीज नहीं करना चाहिए। These 7 grounds, these 6 grounds you should not be exploiting any। मैम ये क्या है? कोई भी ऐसा चीज जो इंडिया के सोवरेनिटी पे, इंडिया के सिक्योरिटी पे, इंडिया के यूनिटी पे, इंडिया के इंटेग्रिटी को अफेक्ट करेगा, वैसा कोई काम आप नहीं कर सकते। अगर आप कोई ऐसा स्पीच देंगे या ऐसा कोई एक्सप्रेशन करेंगे या ऐसा कोई पेपर छापेंगे जिसे हमें ये समझ में आए कि इंडिया में पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, यानी लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक पीस को आप हर्ट कर रहे हो,
हम आपको वो करने आपका 19A आपसे ले सकते हैं। अगर आप बाय द वे इनडिसेंट है, एकदम किसी के डिसेंसी पे उंगली उठा रहे हैं, या आप खुद न्यूडिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट, ये चीज हम अलाउ नहीं करेंगे। अगर आप जानबूझ के किसी के साथ मानहानि कर रहे हो, इफ यू आर ट्राइंग टू डिफेम एनीवन, मानहानि कर रहे हो, राइट, आपको पता है कि उसके खिलाफ ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला है फॉल्स है, फिर भी आप उसे प्रोपोगेट कर रहे हो इन द रॉन्ग मैनर, दैट इज नोन एज डिफेमेशन। अगर आप किसी के खिलाफ डिफेमेशन कर रहे हो, वी विल नॉट अलाउ यू, वी विल टेक अवे आर्टिकल 19(1)(a), राइट। अगर आप कभी भी किसी कोर्ट की बेइज्जती करते हो, यू आर नॉट सपोज टू डू एनी फॉर्म ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हो, वी विल होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल, राइट। और अगर आपने किसी को भी फोर्स किया, किसी इंडिविजुअल को, किसी पार्टी को, या एनी बॉडी को इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस के लिए, वी विल नॉट अलाउ दिस। सो अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपको मिलेगा, और ये जो वर्ड है, दिस इज द वर्ड ओनली। सिर्फ इन ग्राउंड्स पे, मैडम इन ग्राउंड्स के बाहर अगर मैं कुछ करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स कर सकते हो। यू कैन डू, यू कैन प्रैक्टिस योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर 19(1)(a) ऑन एनी अदर थिंग। अगर ये चीजें इफेक्ट नहीं हो रही हैं, आप आराम से जैसा चाहो जो चाहो वो कर सकते हो। ऑलराइट, अब चलिए हम लोग अच्छे से एक स्टोरी देखते हैं। देयर इज अ स्टोरी जो आपको याद करना होगा। आप लोगों को याद होगा कि इंडिया में 2010 में देयर वाज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, राइट। इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था। आप लोगों को ये पोर्शन तो याद होगा, यस। नॉर्मली भी आप लोग सुनते होंगे, ऑनलाइन जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि 2000 में देयर वाज एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पास्ड, यस। अब देखो, एक्ट तो एक बार में बन जाता है, बट ये चीज याद करिएगा कि इंडिया में कोई भी एक्ट भी, अगर कोई भी इशू होता है ना, तो वो जो एक्ट होता है वो तब तक पता नहीं चलता है जब तक कोई बड़ा धमाका नहीं हो, राइट। अच्छा, नाउ यू रिमेंबर आर्टिकल 13। आई एम जस्ट गिविंग यू रिविजन ताकि आप सारे डॉट्स को कनेक्ट कर पाए। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? आर्टिकल 13 बोलता है कि इफ देर इज एनी लॉ, राइट, अगर कोई ऐसा लॉ है, ऐसा कोई पॉलिसी है, ऐसा कोई एक्शन है, ऐसा कोई अमेंडमेंट है जो किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करे, अब्रिज करे या कॉन्ट्रवीन करे, सच अ लॉ विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, यस और नो, है ना। ये वाला एक्सप्लिसिटली है। ऑलराइट, अब देखो मैं आपको एक वर्ड बताती हूँ, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस वर्ड एंड टेल मी व्हाट यूल अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये वर्ड देती हूँ ब्यूटिफुल, ठीक है। मैंने आपको पहले भी ये एग्जाम्पल दिया है, आई जस्ट ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। देखो एक हमारे पास वर्ड आता है ब्यूटिफुल, राइट। अब मेरे कॉन्सेप्ट से एनी पर्सन हु इज फेयर, राइट, हु इज फेयर एंड टॉल इज ब्यूटिफुल। फॉर समवन, समझ लो किसी के लिए, समवन हु सेज आई लव डस्की पीपल, डस्की एंड टॉल, कोई मुझे बोलेगा आई लाइक समवन हु लुक्स लाइक माय मदर, यू नो माय मदर लुक्स ब्यूटिफुल, माय मदर लुक्स ब्यूटिफुल, यू नो ब्यूटिफुल इज द हार्ट, ऐसा भी डेफिनेशन हो सकता है। सो डू यू अंडरस्टैंड कि जब मैं इस टाइप का एक वर्ड यूज करती हूँ, दिस काइंड ऑफ अ वर्ड हैज डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल, यस। एंड इफ दिस वर्ड has different meanings for different people, we can call it ambiguous, a word with multiple meanings और dual meanings, है ना। ambiguous बोल सकते हैं। लॉ में मैंने आपको बोला है there can be no word that is not clear। लॉ में everything has to be clear, एकदम clearly लिखा होना चाहिए। there can be no word which is arbitrary and ambiguous, yes। आर्बिटरी मतलब अपने मन से यूज कर लिया कोई वर्ड, या एम्बिगुअस, ये दोनों चीज नहीं हो सकता है। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग। अब आप देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पे वापस आ जाइए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में देयर वाज अ सेक्शन 2000 में पास हुआ था, इसमें एक सेक्शन था सेक्शन 66A, ठीक है। सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 ये बोलता है कि अगर एनी इंडिविजुअल, इफ एनी इंडिविजुअल पोस्ट एनीथिंग ऑनलाइन, ठीक है, विच सीम्स टू बी इंसल्टिंग, ठीक है ना, विच सीम्स टू बी इंसल्टिंग एंड अनोइंग टू अनदर इंडिविजुअल कैन बी अरेस्टेड एंड दिस इज पनिशेबल बाय लॉ।
एंड दिस इज पनिशेबल बाय लॉ। भाई अगर किसी भी इंडिविजुअल ने ऑनलाइन कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया जो किसी और इंडिविजुअल को इंसल्टिंग या अनोइंग लगता है, तो ऐसे इंडिविजुअल को हम पनिश भी कर सकते हैं और अरेस्ट भी कर सकते हैं, राइट। अब आप बोलेंगे मैडम डायरेक्टली लिखा हुआ है, बट एक बात बताइए, आप एक बार कपिल शर्मा शो में चले जाओ, कपिल शर्मा के बारे तो सबने सुना होगा, कपिल शर्मा शो में चले जाओ। अब कपिल शर्मा जी जो जो वर्ड्स बोलते हैं, किसी किसी को तो इसमें ये लगता होगा ना कि कपिल शर्मा इज इंसल्टिंग, किसी किसी को लगता होगा अरे अरे ही इज वेरी फनी, राइट। तो इन दैट वे मैं एक वर्ड इंसल्ट को मैं कैसे ले सकता हूँ, आई कैन सिंपली से दैट ये जो वर्ड है इंसल्टिंग एंड अनोइंग, किसी को एक बच्चे का रोना बड़ा प्यारा लगता है, किसी को एक बच्चे का रोने से बहुत गुस्सा आता है, राइट। कोई अनोइंग हो जाता है, कोई खुश हो जाता है। So these words in itself are what is known as arbitrary and ambiguous. Yes or no? और ये वर्ड जो है वो arbitrary है और ambiguous है। And if these two words are arbitrary and ambiguous, definitely इनके खिलाफ they will be impinging on a person's personal right। मतलब कोई भी इंडिविजुअल आकर बोलेगा कि भाई ये जो इंसल्ट है, इसने मेरा इंसल्ट कर दिया, इसे निकालो, इसने मुझे एक मजाक में गाली दे दी, इसे निकाल दो। You know these things can be done। So these things can be used against an individual and used against his fundamental rights। देखो exactly यही चीज हुई थी। क्या हुआ था सुनिए। इफ यू पीपल रिमेम्बर बाला साहब ठाकरे जी, बाला साहेब ठाकरे जी की 2012 में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बाला साहेब ठाकरे जी की 2012 में मृत्यु हो गई थी। अब इनकी जब मृत्यु हुई थी, नाउ इफ यू नो ही इज अ वेरी वेरी वेल नोन पॉलिटिशियन, मतलब कुछ लोगों के लिए भगवान भी माने जाते हैं। तो इनकी मृत्यु जब हुई थी, लोगों ने क्या किया था ना, बॉम्बे से एक प्रोसेशन निकाला था। अब आप, आई डोंट नो इफ यू पीपल हैव बीन टू बॉम्बे, लेकिन अगर आप बॉम्बे जाओगे ना, पतली पतली सड़कें हैं और जो सड़कें बड़ी बड़ी भी हैं उसमें भी यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक जैम। मतलब समझ लीजिए अगर एक ठेला गाड़ी भी रास्ते में रुक जाए ना बॉम्बे में, तो यू नो मीलों तक ट्रैफिक जैम लग सकती है, इतनी गंभीर स्टेटस है वहां के रोड्स की। अब बाला ठाकरे साहब की जब प्रोसेशन निकली थी, उस वक्त में व्हाट हैड हैपेंड इज, बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारे लोग परेशान हुए, और इनमें से देयर वर टू गर्ल्स। यस, देयर वाज दिस लेडी जो जो आ रही थी रास्ते में। तो उन्होंने ना नॉर्मली अपने फेसबुक में लिख दिया कि यार बहुत जाम है, इतना जाम क्यों हो रहा है भाई, इससे अच्छा तो प्रोसेशन को किसी और तरफ से ले जाते, या यू नो व्हाई आर दे डिस्टर्बिंग अस, व्हाई आर दे कीपिंग द शॉप्स क्लोज्ड, ऐसे करके एक नॉर्मल सा पोस्ट उन्होंने फेसबुक पे कर दिया था। और उनके एक पोस्ट पे उनकी एक अदर लेडी फ्रेंड ने लाइक कर दिया था। यस, भाई कुछ पता नहीं चला, तीन दिनों के बाद इन दोनों लड़कियों को कर लिया गया अरेस्ट। इन्हें बोला गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत सेक्शन 66 ए के अंतर्गत आपने हमें इंसल्ट किया है, यू हैव इंसल्टेड द आरएसएस, यू हैव इंसल्टेड द शिवसेना, आप शिवसेना को पूरी तरीके से इंसल्ट कर रही हैं। एंड गाइस, इट वाज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि सेक्शन 66 ए का एम्बिग्विटी के बारे हमें पता चला था। एंड दिस थिंग गाइस was challenged in the Shreya Singhal versus the Union of India case। श्रेया सिंघाल जी ने बोला था कि सर these two words are arbitrary and ambiguous। ये जो दोनों वर्ड्स हैं वो मेरे आर्टिकल 19(1)(a) को वायलेट कर रहे हैं, और सिंस ये मेरे आर्टिकल 19(1)(a) को वायलेट कर रहे हैं सर, यू नीड टू स्ट्राइक इट डाउन। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि भाई ये वर्ड्स एम्बिगुअस है, मेरे लिए एक डिफरेंट मीनिंग है इंसल्ट का, आपके लिए एक डिफरेंट मीनिंग है, दिस इज नॉट राइट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला श्रेया सिंघल यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस वर्ड इज impinging अपॉन योर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1)(a। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी खुशी खुशी से बोला कि भाई आईटी एक्ट तो रहेगा, आईटी एक्ट ऑफ 2000 तो रहेगा, बट आई विल रिमूव सेक्शन 66A फ्रॉम इट। सेक्शन 66A ना एम्बिगुअस था, मैं इसे हटा देता हूं। दिस इज नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। व्हाट डिड आई से? दिस इज नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। मैडम व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, ठीक से बताइए ये डॉक्ट्राइन क्या है, नया चीज आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। हाँ, समझ लो, राइट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट। इफ आई रिमूव द पार्ट ऑफ अ लॉ, इफ आई रिमूव पार्ट ऑफ अ लॉ, ठीक है, and the law still functions like before, and the law still functions like before,
इट इज नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। भाई और एक तरीका बताऊं, समझ लो आपके दो किडनीज है, कोई एक किडनी काम करना बंद कर देता है, आप क्या करते हो, आप इस किडनी को निकाल कर बाहर फेंक देते हो, राइट, या आपको हार्म कर रहा है, आप इसे निकाल कर बाहर फेंक देते हो। एक किडनी में भी तो आप जी सकते हो ना। दिस इज द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। नाउ डोंट टेक मी अदरवाइज, बट लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। एक और नाम ले लो, समझो नाम है एकता, ठीक है। एकता क्या आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे स्पेलिंग्स है, यस, ई EKKTA, राइट, या EKTTA, एकता, ऐसे भी स्पेलिंग्स आते हैं, राइट। तो एक एग्जांपल ले लो, मुझे किसी ने बोला कि भाई एकता को नाम सेम रखना है बट कुछ एक अल्फाबेट ड्रॉप कर दो। तो मैंने क्या किया, ये सेकंड वाले से मैंने एक के हटा दिया, हमने देखा यह फिर भी एकता ही लग रहा है। फिर आप बोलेंगे अच्छा ये वाले से एक टी हटा दो, अच्छा तब भी तो ये एकता लग रहा है। सो अपेरेंटली इफ यू अंडरस्टैंडिंग, लॉ सेम है, लॉ इज द सेम, बस एक एक्स्ट्रा अनवांटेड एलिमेंट को बाहर निकाल कर फेंक देना इज द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। और एक ले लो, अगर मैंने इसे ऐसे लिख दिया, एकता को मैंने टी यहां से काट दिया, अब ये क्या हो गया, इक्का, तो क्या ये सेम रहा, नहीं, अब ये सेम नहीं रहा, अब मुझे पर्टिकुलरली एक नया नाम लिखना पड़ेगा। सो अगर एक लॉ के इस एसेंशियल एसेंस को ही चेंज करना हो तो उस लॉ को कंप्लीटली चेंज किया जा सकता है, अदरवाइज उस लॉ को आप आराम से क्या कर सकते हो, यू हैव टू कंप्लीटली चेंज द लॉ। अगर एक पार्ट चेंज करते हो लेकिन लॉ वैसे ही रहता है, दैट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। ऑलराइट, ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे करते हैं। अ शॉर्ट पोर्शन विल कंप्लीट इन दिस वीडियो। ओके, लेट मी टेल यू समथिंग। आप लोगों को इंदिरा गांधी जी के बारे में पता होगा, यस, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इंदिरा गांधी जी। अब देखिए, इंदिरा गांधी जी ना, उन्होंने इंटरनल इमरजेंसी ले आया था इंडिया में, राइट, और प्रेस के साथ उनका बहुत ही लव हेट रिलेशनशिप चलता था, यू नो। प्रेस के साथ, प्रेस कहीं ना कहीं उनके टैक्टिक्स से इम्प्रेस भी रहती थी कि भाई उन्होंने कितने स्मार्टली चीजों को किया है, और कहीं ना कहीं उनसे गुस्सा भी रहती थी। तो उनके बारे बहुत ही उल्टा सीधा भी लिखा जाता था, एंड शी वॉज ऑलवेज इन द न्यूज, हमेशा सुर्खियों पे रहती थी। आज इंदिरा जी ने ये कर दिया, कल इंदिरा जी ने ये कर दिया, इस तरह की से बहुत सारी न्यूज उनके बारे आते थे। तो प्रेस जो है उन्हें हमेशा हमेशा ऑल द टाइम उन्हें क्रिटिसाइज करती रहती थी। अब इस क्रिटिसिज्म की वजह से इंदिरा गांधी जी के ऑब्वियसली उनको वोट्स कम मिलते थे और वो बड़ी दुखी रहती थी प्रेस के साथ। अब उन्हें पता था कि भाई आर्टिकल 19(1)(a जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज गिविंग अस द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग। इसीलिए मैं प्रिंटिंग को तो हाथ नहीं लगा सकती, मैं न्यूज़पेपर प्रिंटिंग को तो बंद नहीं कर सकती। ऑलराइट, सेकेंड ऑप्शन मेरे पास क्या है, सेकेंड ऑप्शन इनके पास ये था कि भाई मैं एडिट कर लूं। फिर हम आए, हमने बोला नहीं भाई, आर्टिकल 19(2) जो है, यस, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 जो है वो मुझे रोक देता है एडिटिंग करने से, राइट। इट इज गिविंग मी क्लॉजेस विच इज ओनली द ओनली ग्राउंड्स ऑन रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रेस, राइट, कि भाई पब्लिक ऑर्डर पब्लिक सेफ्टी जा रहा है तभी जाकर हम इसे हटाएंगे, सोवरेनिटी यूनिटी इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। अदरवाइज हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी का बेसिक एसेंस ही तो है कि डिसेंट कर सकता है, आपका गवर्नमेंट का एक ओपिनियन हो सकता है और ऑपोजिशन का एक ओपिनियन हो सकता है। और भाई डेमोक्रेसी का तो पॉइंट ही ये है कि ऑपोजिशन जो है वो अपना डिसेंटिंग वोट सामने रखे, राइट। तो इसी के तहत इंदिरा गांधी जी बड़ी दुखी थी, राइट। नाउ लिसन, अब क्या हुआ था, अगर आपको याद है, इंडिया ने बहुत सारे वॉर्स लड़े थे, राइट। 1962 में इंडो साइनो वॉर हुआ था, इन 1965 में फिर हमारा वॉर हुआ था, इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था। 1971 में अगर आपने देखा था तो उस टाइम इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ, राइट। 3 वॉर हमने बेसिकली 9 इयर्स के अंतर्गत इंडिया ने 3 वॉर लड़ दिए थे। अब आपको तो आराम से ये चीज पता है कि जब भी हम एक वॉर लड़ते हैं उसमें बहुत सारा पैसा लगता है, अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज गोज अवे, राइट। तो इंदिरा जी ने इस चीज को देखा, इंदिरा जी ने बोला कि माय डियर फेलो इंडियन सिटीजन्स, देखो हम तो ऑलरेडी गरीब थे, हम तो गरीब थे, आपको तो पता ही है, हम लोग इंडिपेंडेंस के टाइम से गरीब है, वी आर अ वेरी पुअर कंट्री। अब हमने 3 वॉर लड़ दिया है और ये तीनों वॉर लड़ने के बाद हम और भी गरीब हो गए, वी हैव बिकम ऑल द मोर पुअर। और इस पुअरेंस की वजह से हमारे पास जो फॉरेन करेंसी था, जो हमारा ये फॉरेक्स रिजर्व्स कहा जाता है ना, हमारा जो ये फॉरेन करेंसी था ये बहुत हद तक नीचे गिर चुका है। वी डू नॉट हैव एनी फॉरेन करेंसी, राइट, हमारे पास कोई फॉरेन करेंसी नहीं है।
और इसकी वजह से मैं है ना आपको इंक नहीं दे सकती, आई कैन नॉट बाई यू न्यूज प्रिंट। नाउ सिंस यू पीपल डोंट नो, उस वक्त में ना इंडिया में बहुत सारे कैपिटल इंडस्ट्रीज नहीं थे और इसकी वजह से इंडिया अपना न्यूज प्रिंट खुद नहीं बनाता था। तो न्यूज प्रिंट जो है वो यूएसए से आता था। इंडिया में जितना न्यूज प्रिंट आता था ना, यानी वो जो इंक होता है जिससे पेपर छपता है, दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंक, अगर आप नोटिस करो, और ये इंक उस वक्त यूएसए से आता था, राइट। एंड दैट वाज, दिस इंक वाज नोन एज न्यूज प्रिंट, और ये न्यूज प्रिंट यूएसए से आता था। तो इंदिरा गांधी जी ने बोला हम गरीब है, फॉरेन करेंसी नहीं है, फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं है, न्यूज प्रिंट जो है, मेरे पास न्यूज प्रिंट मंगाने का पैसा नहीं है, आई कैन नॉट गिव यू एनी इंक, मैं आपको कोई इंक नहीं दे सकती, और इफ आई कैन नॉट गिव यू एनी इंक, आप कहाँ से छापोगे? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट शी डिड? शी stole the newspapers that as a country I do not have resources to give you ink, and अगर मैं आपको ink नहीं दूंगी, आप पेपर ही नहीं छापोगे। So do you understand how she took away the freedom of the press? Yes or no? She passed what is known as the Newsprint Regulation Policy of 1973, in which she said, as the government, I cannot give you any press. And guys, उस वक्त में तो हमारे पास ज़्यादा, we did not have internet, right? तो the only way कि लोगों को इंडिया के अफेयर्स के बारे में पता चलता था was through the newspaper. And guys, ये चीज़ जो थी, ये चैलेंज हुई थी इन द वेरी फेमस बेनेट कोलमैन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब आप बोलेंगे मैडम अब ये बेनेट कोलमैन साहब कौन है? गाइज आप लोगों ने टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम तो सुना ही होगा, ये पीपल मस्ट हैव हर्ड ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया छापने वाले यही हैं, राइट। सो इन द बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये लेजिस्लेशन को देखा, एंड सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से एक चीज बोला। सुप्रीम कोर्ट सेड you cannot do indirectly, you cannot do indirectly what you are not allowed to do directly. सुप्रीम कोर्ट ने इसे नाम दे दिया डॉक्ट्राइन ऑफ कलरफुल लेजिस्लेशन का। सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन इट द नेम ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कलरफुल लेजिस्लेशन, यानी कि ये एक ऐसा लॉ है जो देखने में तो लीगल लगता है बट रियलिटी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की चीथड़ियां उड़ा रहा है। एंड सच अ लॉ वाज द न्यूज प्रिंट रेगुलेशन पॉलिसी ऑफ द ईयर 1973। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली श्रीमती इंदिरा गांधी जी को बोला कि मैडम आप ऐसा नहीं कर सकती, यू आर बार्ड टू touch the newspapers and you cannot stop them from printing. So this is the doctrine of colorful legislation. All right guys, अब एक फाइनल पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे, और ये फाइनल पार्ट जो है वो हमसे बात करता है सेडिशन के बारे में। और आप आराम से समझना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, आपको अच्छे से ये पार्ट समझ में आएगा। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आए, राइट। नाउ लिसन भाई, there is section 124A of the Indian Penal Code. मैंने क्या बोला? There is section 124A of the Indian Penal Code which talks about the law of sedition. किस चीज के बारे में बात करता है? It talks about the law of sedition. What is this law of sedition? Mark my words now. Anyone who does, right, or threatens any individual जो इंडिया को कर रहा है या इंडिया को थ्रेटन कर रहा है टू स्प्रेड डिसअफेक्शन, मैंने क्या बोला? टू स्प्रेड डिसअफेक्शन एंड हेट्रेड against the government, right, against the government will be charged with sedition, and this sedition is a punishable offense as per the IPC. I am repeating it for you. Anyone or any individual who does or threatens India by spreading disaffection or hatred against the government of India will be charged for sedition, and this sedition is a punishable offense, right? तो भाई लॉ ऑफ सेडिशन से आपको तो ये अच्छे से समझ में आ रहा है ना? समझ लो, मैंने अपना मुंह खोलकर बोल दिया दैट आई हेट द गवर्नमेंट, वो भी तो एक तरह का सेडिशन होगा ना।
बट गाइस मैंने थोड़े देर पहले आपको बताया है आर्टिकल आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के बारे। और आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 क्या बोलता है कि भाई रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन जो है दे आर ओनली मेंशन्ड इन मी। गाइस डोंट यू थिंक देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट अगेन? भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कॉन्फ्लिक्ट है, यस, कि भाई आईपीसी भी है, आईपीसी का 124 सेडिशन दे रहा है जो हमारे 19(1)(a) को रोकेगा, मगर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 बोल रहा है कि जो रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है फंडामेंटल राइट के खिलाफ वो सिर्फ मेरे में मेंशन्ड है। तो गाइस एक बात बताओ, हाउ इज दिस राइट, हाउ इज दिस राइट, है ना, ये एक क्वेश्चन उठता है। चलो इसका जवाब मैं थोड़ी देर बाद आपको दूंगी। लेट मी एक्सप्लेन टू यू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेडिशन वंस मोर। नॉर्मली समझो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आंसर मी दिस क्वेश्चन, डू यू लाइक द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट? ठीक है, आप लोगों में से जिन्होंने नो सोचा है अपने मन में, नो या बिग नो, भाई आपने तो कर दिया सेडिशन, अगर आपने ये जोर से बोल दिया आपने कर दिया सेडिशन, अब आप जाओ जेल, बिकॉज सेक्शन 124 के तहत आपने गवर्नमेंट के खिलाफ बोला है एंड गवर्नमेंट जो है आपको जेल में बंद कर सकती है सिंस इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। डू यू अंडरस्टैंड? सो नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैडम ये तो नंबर 1 रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन में आता ही नहीं है, तो मैंने क्या गलत कर दिया, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनली सही हूँ। ऑफ कोर्स आप सही हो। मैडम एक बात बताइए, मैं रहता हूँ एक डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी का तो यही मतलब है ना कि मैं जो चाहूँ वो बोल सकता हूँ अनलेस वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से नहीं रुके हुए हो। और डेमोक्रेसी का तो बेसिक इंस्टिंक्ट होता है डिसेंट मैडम, तो क्या मैं गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता? देखो सेक्शन 128 124 जो है गाइस, नॉर्मली सुनना और समझना, सेक्शन 124 जो है, ठीक है, दिस वाज मेड बाय द इंडियन पीनल कोड, राइट? और इंडियन पीनल कोड जो बना था दिस वाज मेड इन द ईयर 1861। और अगर आपको बाय ब्रिटिश इंडिया, और अगर आपको याद है ब्रिटिश इंडिया जो है, ब्रिटिश इंडिया जो है, दिस लॉ वाज टेक्निकली मेड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, है ना, 1857 के बाद बना था। और ये डेमोक्रेसी के बारे तो बात ही नहीं कर रहा है, ये तो उस वक्त भाई ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था ताकि जितने भी इंडियंस है जो विद्रोह कर रहे हैं उनको वो पकड़ सके। एग्जाम्पल ले लो महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी को पूछा गया था कि महात्मा गांधी जी आप सेडिशन कर रहे हो, तो उन्होंने बोला मैं क्या करूं, आप तो मुझसे वोट नहीं कराओगे, आप तो मेरी बात नहीं सुनोगे, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। जब ब्रिटिश गए बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ, उन्होंने बोला हाँ मैं तो करता हूँ सेडिशन, मैं तो बिंदास करता हूँ। और इस सेडिशन के ग्राउंड्स में बहुत बार ऐसे मेजर लीडर्स को अरेस्ट किया गया था। तो आप बोलोगे मैडम एक बात बताइए, तो अब तक इस लॉ को इंडिया में आपने कभी क्यों नहीं रिपील किया? देखो इंडिया में अगर आपको पता है हम आसपास से बहुत सारे एंग्री नेबर्स से घिरे हुए, राइट? वी हैव एंग्री नेबर्स लाइक पाकिस्तान, वी हैव एंग्री नेबर्स लाइक चाइना। और आपको अगर पता है इंडिया में ये लोग बहुत बार एंटी, देयर आर मेनी एंटी नेशनल एलिमेंट्स, यस और नो, इंडिया में बहुत सारे एंटी नेशनल एलिमेंट्स है। और ये जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है वो कहीं ना कहीं हमारा, वो कहीं ना कहीं इंडिया का ट्रैंक्विलिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए हमने अब तक सेक्शन 124A को रखाया हुआ है, ताकि इस 124A को यूज करके हम इन एंटी नेशनल एलिमेंट्स को कंट्रोल कर पाए। तो मैडम इसका सिग्निफिकेंस क्या है? गाइस दिस इज नथिंग बट दिस इज ओनली अ पॉलिटिकल वेपन। मैंने क्या बोला? दिस इज नथिंग बट अ पॉलिटिकल वेपन, राइट? ओके, सो आज के क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है? We have discussed Article 17, we have discussed Article 18, I have discussed with you Article 19, 1A, Article 19, 2, and we have discussed many extra information regarding doctrine of severability. We have discussed doctrine of colorful legislation, हमने बेनेट कोलमैन केस किया है, हमने सेडिशन के बारे में डिस्कस किया है। So I hope you people enjoyed the video. In case आप लोगों को कोई भी डाउट है इस वीडियो पे, please feel free to contact us. There will be a few more parts क्योंकि fundamental rights जो है that is a very major portion. Thank you for watching the video guys. Have a wonderful day ahead. Bye bye.